Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछले वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा था। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और शब्द के भेद आपने पढ़ा था। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर भी हम लोगों ने शब्द के भेद पढ़े। उस उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद पढ़े: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज हम लोग रचना, व्युत्पत्ति, शब्द, शब्द के भेद, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, ये तीनों एक ही चीज है। आपने रच सुना होगा, किसी चीज को कैसे आप रचते हो, बनाते हो। तो ये शब्द की कैसी रचना हुई, क्या सभी शब्द का एक ही रचना है, क्या सभी शब्द एक ही तरह के बनावट के हैं? आप जानते होंगे कि नहीं। इसका आंसर है नहीं, सभी शब्द की रचना एक जैसी नहीं होती। कुछ शब्दों को जब हम खंड करते हैं तो उनमें से किसी भी खंड का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसको खंड करते हैं तो उनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको खंड करते हैं तो उनके खंड का अर्थ तो होता है, लेकिन वो अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को धारण कर लेते हैं। तो इसके रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर तीनों एक ही है। अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो वही आंसर होगा। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो वही आंसर होगा। और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो उसका भी आंसर वही होगा। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रचना या बनावट, अब जो भी लिख लो, के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। यहां पर शब्द के तीन भेद होते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो तीन। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो तीन। या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो भी आंसर होगा तीन। पहला है रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? स्टूडेंट, मैं यहाँ इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं। इसका कारण यह है कि मैंने इसके लिए नोट तैयार कर चुका हूं और विद्यालय में नोट उपलब्ध है। आपकी यह दायित्व होती है कि आप अपने पेरेंट्स को भेजकर आप यहां से नोट प्राप्त कर ले और उसको पढ़े, वीडियो सुने, नोट पढ़े, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने पेरेंट्स को भेजिए और कहिए कि आप जाइए और विद्यालय से मेरे लिए नोट भी लाइए और आपको नोट भी मिल जाएंगे। यहां सुनेंगे, पढ़ने के लिए आपको नोट उपलब्ध है। रूढ़ शब्द, जब हम किसी शब्द को खंड करते हैं तो उसके किसी भी खंड का कोई अर्थ न हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए इसको। जिस शब्द को खंड करने पर उसके किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं हो, वैसे शब्द को रूढ़ कहते हैं। जैसे आप यहां देखिए स्टूडेंट, घर, घर को अलग करते हैं तो क्या होता है? घ जोर र। अब यहां न तो घर का कोई अर्थ है न र का कोई अर्थ है। अगर हम कलम लिखते हैं, अगर इसको अलग करते हैं तो क जोर ल जोर म होता है। यहां किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं होता है और ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आइए यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ ही होता है मिश्रण, योग करना। वैसे शब्द जिसके खंड करने पर उसके खंड का अर्थ होता है। यहां देखिए, रूढ़ में खंड करने पर उसके खंड का अर्थ नहीं होता है, लेकिन यौगिक वैसे शब्द हैं जिसके खंड करने पर उसके खंड का अर्थ होता है और ये दोनों खंड मिलकर एक शब्द बनता है। ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहां देखिए, पुस्तकालय का लय। यहां देखिए, जब इसको हम अलग करते हैं तो होता है पुस्तक, पुस्तक जोर आलय। यहां पुस्तक, पुस्तक जोर आलय, पुस्तकालय। यहां पुस्तक किताब समझते हैं और आलय का मतलब होता है घर। जो किताबों का घर हो, कहने का मतलब जहां किताबें ही किताबें हो, तो उसे कहते हैं पुस्तकालय। जहां पर पुस्तक रखी जाती है वैसे शब्द को हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। यहां देखिए, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय को अलग करते हैं तो ये होता है विद्या जोर आलय। विद्या का जो घर है, जहां विद्या है, उसी को विद्यालय कहते हैं।
तो इस तरह के जो शब्द हैं उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम लोग योगरूढ़ शब्द पर। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब आइए योगरूढ़ शब्द, जब वैसे शब्द जिसके खंड करने पर उसके खंड का अर्थ हो लेकिन वह अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को धारण करता हो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार सुनिए, वैसे शब्द जिसके खंड करने पर उसके खंड का अर्थ हो लेकिन वह अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण कर लेता हो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहां देखिए लंबोदर, लंबोदर को जब स्टूडेंट अलग करते हैं तो यह होता है लंबा जोर उदर। लंबा तो आप जानते हैं जो बड़ा लंबा हो आकार में, और उदर का मतलब होता है पेट। जब किस लंबा का भी अर्थ है उदर का भी अर्थ है, इसका अर्थ हुआ लंबा पेट वाला। लंबा पेट किसी का भी हो सकता है, लेकिन हम सबको जिसका लंबा भी पेट है उसको हम लंबोदर नहीं कह सकते, क्योंकि लंबोदर एक विशेष अर्थ को धारण करता है और उसका अर्थ होता है गणेश। इसका अर्थ हो जाता है गणेश भगवान। ये सबका वो अर्थ नहीं होता है, ये इसका अर्थ हो जाता है। अब यहां देखिए पंकज, पंकज को करते हैं तो ये हो जाता है पंक जोर ज। पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। कहने का मतलब यह कि जो इसका जन्म पंक में हुआ था, कीचड़ में हुआ था, जिसका तो कीचड़ में किसी का भी जन्म हुआ, सब पंकज नहीं हो सकता। पंकज एक विशेष अर्थ को धारण कर लेता है और वह होता है कमल। कमल का जो फूल है ये कमल का पर्यायवाची बन गए। जो भी जन्म लिया पंख में वो सबको हम पंकज नहीं कह सकते। पंकज हम सिर्फ कमल को ही कह सकते हैं। यहां एक और उदाहरण मैं देता हूं स्टूडेंट, वीणा पानी। वीणा जोर पानी। वीणा पानी का मतलब होता है, वीणा एक यंत्र है और इस पानी का अर्थ होता है हाथ। जिसके हाथ में वीणा हो, अगर आप हाथ में वीणा ले ले तो आपको वीणा पानी नहीं कहा जा सकता। हम हाथ में वीणा ले ले तो हमको वीणा पानी नहीं कहा जा सकता। वीणा पानी एक विशेष अर्थ को धारण करता है जो केवल मां सरस्वती के लिए ही संबोधित किया जाता है, सबके लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्द को हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। स्टूडेंट इसको पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है, नोट भी आप उपलब्ध करा ले और नोट भी करना है। ये हो गया रचना और बनावट के आधार। इसके अलावा एक और भी आधार बनाकर हम शब्दों को बांटते हैं, जरा इसको देखिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद।
हम शब्दों को क्या करते हैं बच्चों, अभी एक 2 चैप्टर और है, शब्द रचना, उसके बाद मैं वाक्य भी पढ़ाऊंगा आपको। हम शब्दों को क्या करते हैं, हम सिर्फ शब्दों के द्वारा तो अपने मन की भाव को नहीं प्रकट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम शब्दों को एक समूह बनाते हैं और उसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं। वो शब्दों को जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ये शब्द के 2 भेद होते हैं। अब ये 2 भेद कौन कौन होते हैं, तो एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। स्टूडेंट, विकार शब्द से बना हुआ है विकारी, विकार शब्द, ये होता है विकार। ये विकार शब्द, विकार का अर्थ होता है खराबी, टेढ़ा मेढ़ा, उसमें परिवर्तन होता है। और इसी शब्द से बना विकारी, कहने का मतलब वैसे शब्द जिसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह अपना रूप बदल लेते हैं, समय और परिस्थिति के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। और अविकारी, न विकारी, जिसमें विकार संभव न हो, वैसे शब्द जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह अपना रूप नहीं बदलता है, वह हर परिस्थिति में एक ही जैसा रहता है। स्टूडेंट, आप ऐसे समझो एक मिट्टी है, आप उसको गोला बनाकर रखे हो और एक पत्थर का गोला है, उस पर पानी डालोगे तो मिट्टी का है वो उसके विकारी हो जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा छेद हो जाएगा, बह सकता है, लेकिन पत्थर नहीं होगा। उसी तरह से ये विकारी शब्द है, इस पर किसी का प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेता है। लेकिन एक ऐसे भी शब्द होते हैं जिस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहता है कि वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव में आकर अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, बदल लेता है, वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। एक बात सुना सुनिए, वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल लेता है। अब देखिए, एक जाना शब्द है, एक क्रिया है, जाना क्रिया। अब यहां पर मोहन घर जाता है। अब देखिए, ये जाना से जाता हो गया, लेकिन अगर यहीं पर गीता हो जाए तो क्या हो जाएगा कि गीता घर जाती है। अब यहां देखिए, जब मोहन पुल्लिंग था तो ये क्या हो गया, जाता हो गया, और गीता स्त्रीलिंग है तो ये जाती हो गई। अब यहां देखिए, रमेश पढ़ता है, रमेश पुल्लिंग है तो पढ़ता है, और नेहा पढ़ती है। यहां पर क्या हो गया, फिर बदल गया, जब ही लिंग बदला बदल गया। अब यहां देखिए, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं,
मैं एक के लिए बोध होता है, एक वचन है तो एक वचन है तो खेलता है। हम लोग बहुवचन है, हम लोग बहुवचन है तो हम लोग खेलते हैं। हम लोग खेलते, तो इस पर वचन के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है, लिंग के आधार पर अपना बदल लेता है, कारक चिन्ह के आधार पर बदल लेता है। ऐसे सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। और एक ऐसे शब्द है जो वैसे शब्द जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। जैसे रमेश धीरे धीरे घर जाता है और गीता धीरे धीरे घर जाती है। यहां जाना तो बदल लिया, लिंग के हिसाब से, लिंग के आधार पर बदल लिया, लेकिन ये धीरे धीरे नहीं बदला। ये स्त्रीलिंग थे तो भी धीरे धीरे और पुल्लिंग है तो भी धीरे धीरे ही रहा, धीरे धीरे ही रहा। तो ऐसे सब क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक, ये शब्द जो है आपको क्या है, अविकारी शब्द है। वैसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपना रूप कभी नहीं बदलते, वह हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं, वैसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों ये हो गया आपको शब्द के भेद। बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब हम लोग शब्द रचना पढ़ेंगे कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे और उसके बाद सेंटेंस पढ़ेंगे, और तब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हिंदी भाषा में जो शब्दों है उसको कितने भागों में बांटते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और नोट विद्यालय में है, इसे अपने गार्जियन को कहकर उपलब्ध कराएंगे। जब नोट पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, दोनों एक साथ करेंगे तो ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो आप मेरे नंबर 7633925788 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा स्टूडेंट, और आप घर बैठे भी एक बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स for watching this video.